आज की क्लास में पुनः फिर से हम लेकर के आए हैं 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो साइंस है। 35 ऑब्जेक्टिव साइंस हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, नवोदय हो, नेतरहाट हो, सैनिक हो या कोई भी प्रतियोगिता हो, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में पहला प्रश्न है एवोगाड्रो संख्या। प्रश्न संख्या 1, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 होता है, यानी 6.2023 × 10⁻23 होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। प्रश्न संख्या 2 कहता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? पारसेक हो जाएगी। प्रश्न संख्या 3 है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना मीटर? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना मीटर? तो आंसर हो जाएंगे 9.46 × 10⁻15 मीटर, है ना। 9.46 × 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर। प्रश्न संख्या 4, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? तो यहाँ पर देखेंगे 1 लीटर की बात क्या है, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? तो 1 लीटर 0.2642 0.2642 यानी 0.2642 गैलन के बराबर होता है। इसके बाद चलेंगे एक फार्मी में कितना मीटर होता है? एक फार्मी में कितना मीटर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद लॉगरिथम का आविष्कारक कौन है? लॉगरिथम का आविष्कारक कौन है? तो जॉन नेपियर। लॉगरिथम का आविष्कारक कौन है? जॉन नेपियर है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक है। कौन है? मैक्स प्लांक। वायुमंडल, प्रश्न संख्या 8, वायुमंडल की आर्द्रता, ध्यान देंगे यहाँ पर, वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 9, 1 एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। घड़ी में चाबी देना, जो चाबी घुमाया जाता है ना, तो घड़ी में चाबी देना किस ऊर्जा का उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। किस ऊर्जा का? स्थितिज ऊर्जा का। प्रश्न संख्या 11, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो हवा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है ना। किसमें? हवा में। इसके बाद चलते हैं पनडुब्बी किसके सिद्धांत पर आधारित है? पनडुब्बी किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद समुद्र, प्रश्न संख्या 13, समुद्र में तैरना नदी के अपेक्षा आसान है क्यों? समुद्र में तैरना नदी के अपेक्षा आसान है क्यों? यानी नदी के अपेक्षा समुद्र में आसानी से क्यों तैर लेंगे? तो क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे। कहता है कि समुद्र में तैरना नदी के अपेक्षा आसान होता है क्यों? तो क्योंकि समुद्र की पानी का घनत्व
जो समुद्र की पानी होती है उसकी घनत्व नदी के पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। यही कारण है कि समुद्र में आसानी से तैरा जा सकता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 14, अपस्रव तरंग। अपस्रव तरंग की आवृत्ति कितना होती है? अपस्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो अपस्रव तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से नीचे होता है ना, 20 हर्ट्ज से क्या होता है, नीचे होता है। ध्वनि तरंग, प्रश्न संख्या 15, ध्वनि तरंग एक कैसी तरंग है? तो ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है। 16, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ठीक है। गोलीय दर्पण की, देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी। प्रश्न संख्या 17, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यहां पर ध्यान देंगे, कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं सीधा होता है। वास्तविक एवं सीधा। प्रश्न संख्या 18, प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? प्रकाश तरंग उदाहरण है किस तरंग का? प्रकाश तरंग उदाहरण है किस तरंग का? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। किस तरंग का? विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रश्न संख्या 19, E बराबर mc², E बराबर mc² को किसने प्रतिपादित किया था? तो E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है। थोरियम, प्रश्न संख्या 20, थोरियम का नाभिक को किस में बदला जा सकता है? थोरियम का नाभिक को किस में बदला जा सकता है? तो प्लूटोनियम में। किस में? प्लूटोनियम में। प्रश्न संख्या 21, फ्यूज का पदार्थ कैसा होना चाहिए? जो फ्यूज का, जो जिससे फ्यूज बना होता है, जिस पदार्थ की फ्यूज बनी होती है वह कैसा होना चाहिए? तो निम्न गलनांक का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक का। प्रश्न संख्या 23, किस धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है? किस धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है? तो दिष्ट धारा में ऊर्जा का क्षय क्या होता है? कम होता है। दिष्ट धारा में ऊर्जा का क्षय क्या होता है? कम होता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 23, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो चुंबकीय प्रेरण पर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर जो होती है चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर? चुंबकीय प्रेरण पर। प्रश्न संख्या 24, यदि वायुमंडल ना होती, ये वायुमंडल नहीं होती, यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि क्या हो जाती? दिन की अवधि कम जाती। क्या होती? दिन की अवधि कम जाती है ना। ध्यान देंगे, यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि क्या होती? तो कम जाती। क्या हो जाता? कम जाती। ठीक है। प्रश्न संख्या 25, सूर्य ग्रहण के समय, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट भाग, जिसे कोरोना भाग भी कहते हैं। किरीट भाग जिसे कोरोना भी कहा जाता है। कोरोना भाग क्या होता है? दिखाई पड़ता है। कौन सा भाग? कोरोना भाग। ठीक है। प्रश्न संख्या 26, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप, ये सब जो लैंप दिखाई दे रही है ना, ये सब लैंप ही है। तो घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। समझ पा रही है? घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप, जो बल्ब ये सब हो गए वो बिजली लैंप हो गए, तो घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में। इसके बाद 27 में आता है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात की थी। किसने? रोमर ने। आगे प्रश्न संख्या 28, सरल सूक्ष्मदर्शी में
सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहां पर रखा जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। लेंस और प्रकाश के बीच, लेंस और प्रकाश के बीचों बीच रखा जाता है। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहां पर रखा जाता है? लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। प्रश्न संख्या 29, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? जब प्रकाश, ध्यान देंगे पर, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य घट जाती है। क्या होती है? तरंगदैर्घ्य। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, देखिए यहां पर देखें कह रहा है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? तो प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? घट जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश प्रवेश करता है किस में? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, किस स्थिति में होता है? तो जब प्रकाश हीरे से कांच में प्रवेश करता है, हीरे से कांच में, जब प्रकाश हीरे से यानी हीरा से कांच में प्रवेश करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। किसकी घटना घटती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। प्रश्न संख्या 31, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रश्न संख्या 32, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो सौर सेल यानी सोलर सेल। सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी सूर्य से आने वाली प्रकाश को किस ऊर्जा में बदल देती है? विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। कौन सा यंत्र? तो सौर प्लेट, जिसे सोलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर सेल। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो बदलता है। सूर्य के, प्रश्न संख्या 34, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का ताप 1.5 गुने 10⁻7 कैलोरी में होता है। ठीक है, कितना होता है? सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? तो 1.5 गुने 10⁻7 के में होता है ना। सूर्य के, प्रश्न संख्या 35, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? 2 गुने 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। 2 गुने 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग होता है। ठीक है, समझ में आ गई? तो आज की क्लास में हमने 1 से लेकर के 35 साइंस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन किया। तो आज के लिए क्लास इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे अगली क्लास में।